ये आपका प्रथम अध्याय समाप्त होता साहब। तो प्रथम अध्याय में इंपॉर्टेंटली क्या है, शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ की चर्चा की गई है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सामान्य केंद्र की जो बात की गई है उसकी ये भी वकालत करता है। एन जो नेशनल एक्शन प्लान है 1992 उसकी 3 चीज़ों किसको शामिल करता है, ठीक है, उनकी बात की गई है। प्लस शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या होने चाहिए उनकी बात की गई है, और 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों की बात की गई है। प्रथम अध्याय है, एक परिप्रेक्ष्य कहलाता है। अब दूसरा अध्याय जो है उसका नाम है सीखना, ज्ञान, विकास, ठीक है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। तो सीखना व ज्ञान ये दूसरा हमारा अध्याय है, इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा प्रश्न भी इसी में से पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सीखना व ज्ञान, ठीक है, लर्निंग एंड नॉलेज, ये दूसरा अध्याय है, सेकंड अध्याय है। तो अध्याय के अकॉर्डिंग याद करो तो ऐसे कर लेना, बाकी सीधे याद रखना। इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको लगेगी सर मैं इतना कवर कर सकता हूं तो करना, बाकी इतना टेंशन मत लेना, ठीक है। सीखना व ज्ञान सब चीजें इंपॉर्टेंट है। देखना, पहली चीज ये कह रहा है कि बालक सक्रिय। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे में बहुत संभावनाएं हैं साहब, बच्चे में बहुत ताकत है, बच्चे को आपको ये हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है कि साहब बच्चा नहीं कर, बच्चा सब कुछ कर सकता है। तो वो सक्रिय यानी खुद एक्टिव है, वो सीखता है, खुद कर सकता है, वह स्वयं जाने ये चीज क्या है। आप ये मत कहोगे नहीं तो ऐसे कर ले, नहीं, उसको पहले करने दो, वो स्वयं जाने, ठीक है। तो स्वयं जाने वो और सीखे। गलतियां अधिगम का पार्ट होती हैं, सीखना ये वापस आता है, गलतियां अधिगम का पार्ट, सीख गलतियां करने दो, उसको सीखने दो उनसे, वह नई चीजों को आजमाए, ठीक है ना। आप कह दो अरे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको करने दो, उसको झटके कर रहा है उसको करने दो। तो जो भी नई चीजें हैं वो आजमाने दो, वो बहुत जरूरी है उसके विकास के लिए। जोड़ तोड़ करे, कहता ना अपन ने गाड़ी बनाई, पतंग बना दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, उस चीज को वहां स्थापित कर दिया, उस चीज में वो चीज जोड़ दी, अपन कहते हैं अरे ऐसे थोड़ी जोड़ेगी, नहीं, इसको करने दो, यही तो सीखना है, यही तो गजब की चीज है, ये तो कह रहा है वो। तो उसको जोड़ तोड़ करने दो। खिलौना ला रहा है, खिलौने को तोड़ रहा है, तोड़ने दो। होता ना, बच्चा लाता है टायर फेंक रहा है, तोड़ने दो, बहुत बढ़िया चीज है वो। गलतियां करे, गलतियां अधिगम का पार्ट है, सीखने का पार्ट है, गलतियां करने दो, गलतियां करना गलत नहीं है, स्वयं उनको सुधारे। और गलतियां जब कर ली तो आप उसको देखो और उसको करने दो, खुद सुधार कैसे रहा है। जब टायर निकाले तो फिर टायर जोड़ भी रहा है तो कैसे जोड़ रहा है, तो उसको गलतियां करने भी दो, सुधारने भी दो। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है, ये प्रश्न आया हुआ है। समझ में आएगी पहली लाइन, देखो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। सीखना एक सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है, बच्चा स्वयं सीखता है। सामाजिक इसलिए माना गया है कि वो दूसरों को देखकर भी सीखता है, बड़ों के सहयोग द्वारा भी सीखता है। तो सक्रिय व सामाजिक गतिविधि इसको कहा गया है। बच्चे को गलतियां करने दो, बच्चे को खुद करने दो, जोड़ तोड़ करने दो, आजमाने दो, ठीक है। ये कौन बात करता है, एनसीएफ 2005 का दूसरा अध्याय सीखना व ज्ञान। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 किस पे आधारित है, तो आपका उत्तर होगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र पे आधारित है। एनसीएफ 2005 का मूल केंद्र कौन है, बालक है साहब। बच्चों के अनुभव, उनके स्वर, उनके सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, मतलब बाल केंद्रित का मतलब है बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की गतिविधियां क्या हैं, बच्चे के अनुभव क्या है, वो हमारे पाठ्यक्रम का भी हिस्सा होना चाहिए, क्लास का हिस्सा भी होना चाहिए, हर चीज में शिक्षक का केंद्र होना चाहिए, कौन, बच्चा होना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बात करता है। आगे देखिए साहब, बालक स्वयं करे, सवाल पूछे, जांच करे, वही चीजें, मतलब घूम फिर के, मतलब आप इन चीजों को रटे भी नहीं ना, समझ माइंड में एक इमेज कर ले तो भी ये सही हो जाएंगी। आपको पॉजिटिविटी के साथ उत्तर देना है, स्वयं करना है। पिछली बार प्रश्न आ गया कि सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी, अनुभव इसके अनुसार, तो करके सीखना है। 5 विधियों की चर्चा करता है, लेकिन मूल प्रमुख विधि कौन सी है, करके सीखना है। प्रमुख विधि कौन सी मैं चर्चा करूंगा लास्ट में, इसमें 5 विधियों की बात करेगा, लेकिन प्रमुख विधि कौन सी बताइए इसने, करके सीखना सबसे बेस्ट विधि है। पिछली डेट में आया हुआ प्रश्न है, करके सीखना। सवाल पूछे, टीचर से सवाल पूछे, और सवाल पूछे तो डराओ मत, धमकाओ मत, पूछने दो उसको। जांच भी करे कि मैंने उत्तर दिया वो सही दिया, कि मैंने सवाल पूछा वो सही पूछा नहीं पूछा। अनुभव को स्कूली ज्ञान से जोड़े, मैंने घर पे क्या सीखा था और मैं स्कूल में क्या सीख रहा हूं, दोनों को रिलेशन कैसे कर रहा हूं, समझ रहे हो ना। अपन कहते हैं कि स्कूल में काउंटिंग सीखे तो बच्चा घर जाके कर रहा है कि साहब मैंने फ्रिज में से 4 एप्पल में से 2 एप्पल निकाले तो कितने बचे, 4 - 2 कितने हुए, तो वो चीजें वो घर से भी जोड़ रहा है। सीखने को भय व अनुशासन के स्थान पे आनंद व संतोष से जोड़ा जाए। मारूंगा बोल गया तो, कूटूंगा नहीं, संतोष से जोड़िए, करने दीजिए, डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, उसमें आनंद का समावेश होना चाहिए। तो भय नहीं हो,
अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन हो, आनंद हो और संतोष होना चाहिए। दंड का विरोध, भावनात्मक सुरक्षा आवश्यक। दंड का विरोध इसलिए किया गया है कि दंड से बच्चा भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, तो ना माता पिता बच्चे को डराए, ना टीचर बच्चे को डराए, बच्चा इमोशनली बहुत मजबूत बने, और इमोशनली मजबूत बनेगा तो हर समस्या का समाधान अपने आप करेगा। बालक को विद्यालय, घर, समुदाय सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए, मैंने पहले भी चर्चा की थी। उसकी भाषा व संस्कृति को भी, यानी बालक को आत्मसम्मान की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। इसलिए बालक को कभी एहसास मत कराओ कि तू कमजोर है, तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। वो विद्यालय में भी सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, वो घर में भी सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, समुदाय में भी, सब जगह उसको महत्वपूर्ण केंद्र माना जाए। बच्चा सब कुछ है, याद रखना। और उसकी भाषा को भी, कि मान लीजिए एक बच्चा मारवाड़ी मातृभाषा बोल रहा है क्लास में, आप कह दोगे हिंदी में बात कर, नहीं, बोलने दीजिए उसको। उसकी संस्कृति जैसी है, उसका भी आदर किया जाए। तो भाषा, संस्कृति, इनको भी सम्मान दिया जाए, जैसे बच्चे को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। सीखने के लिए सीखना, सर्वप्रथम शारीरिक विकास। सीखने चर्चा मैंने की थी। सीखने के लिए सीखना, सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मानी गई है? तो सीखने के लिए सर्वप्रथम शारीरिक विकास पहली शर्त मानी गई है। कि फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। तो उसमें योग, पौष्टिक भोजन जरूर दो। आज हम देख रहे हैं इस चीज को, आज दुनिया पूरी समझ रही है कि वो खेलेगा, कूदेगा, बनेगा नवाब, वो बोलते हैं ना हम लोग, वो चीज ये भी है। एनसीएफ 2005 भी कहता है खेलना कूदना बहुत जरूरी है उसके एजुकेशन के लिए। तो खेलना कूदना उसके शारीरिक विकास से यानी पहली शर्त होनी चाहिए सीखने के लिए। तो पहले उसको पौष्टिक भोजन, योग, खेल कूद करवाओ, ठीक है। पौष्टिक भोजन, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ठीक है ना, उसको जरूरत हो, उसको प्यार अपेक्षित मिले, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, ठीक है ना, स्नेह, प्यार, उसकी भावनाओं की रक्षा की जाए, ठीक है ना, उसके सम्मान की रक्षा की जाए, ये सब मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो सीखने के लिए पहली शर्त क्या बताई गई है? शारीरिक विकास। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ लेगी सीखने के लिए एनसीएफ 2005 में पहली शर्त क्या बताई गई? शारीरिक विकास। आगे देखिए, संज्ञान इंपॉर्टेंट है। इस दूसरे अध्याय में एक शब्द की चर्चा की गई है कि संज्ञान का मतलब क्या है। संज्ञान का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी 2020 स्कूल व्याकरण प्रश्न आया। आप जैसे खुद आप पढ़ते हो तो आपको आइडिया नहीं लगता, मैं बार बार ये कहता हूं, पढ़ते तो हम सभी हैं। आज तो सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो टाइम तो गया जब बच्चा पढ़ता नहीं था। अब बच्चा पढ़ तो रहा है, लेकिन उसे पढ़ते समय जब ये पता चल जाएगा ना, यार ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मुझे लेनी चाहिए। रिसीविंग में आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं रिसीव जो सूचना कर रहा हूं वो सभी मेरे काम की हैं या कुछ अनावश्यक भी हैं। तो जो आवश्यक है, उपयोगी है, मैं उनको सेव कर लेता हूं, अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाता हूं, बाकी को मैं वापस निकाल देता हूं। ये बहुत जरूरी है, वांछनीय शिक्षण, ठीक है। तो अब ये पिछली बार आ गया तो अब आप इंपॉर्टेंट हो गया, नॉर्मली आपको नहीं पता होता तो ये आप इसको भी छोड़ सकते थे। संज्ञान का मतलब क्या गया है? संज्ञान मतलब ज्ञानात्मक पक्ष का अपना एक सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है संज्ञान, जानना, समझना, ठीक है। तो संज्ञान का मतलब एनसीएफ 2005 क्या कहता है? कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं व दुनिया को समझना है। यानी आपके कार्य और आपकी भाषा से स्वयं को भी जानना है और इस दुनिया को भी समझना है। इसको इसने क्या बोला है? संज्ञान बोला। सा सार्थक अधिगम की चर्चा की गई है। सार्थक अधिगम का मतलब अर्थयुक्त अधिगम, मतलब अधिगम का मतलब ये लिया गया है कि ज्ञान का अर्थयुक्त निर्माण करना। ऐसा नहीं कि निर्थक बना दिया आपने, अर्थयुक्त सीखना ही लर्निंग है एक प्रकार से, ठीक है। तो सार्थक अधिगम की बात करना, रटना ना होकर ठोस वस्तु व मानसिक संकेतों को प्रस्तुत करने व उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया सार्थक अधिगम है। आप में ये योग्यता होनी चाहिए कि आप उस चीज में निर्माण कर सकें, अर्थयुक्त निर्माण कर सकें, ठीक है। रटे नहीं, उसमें अपने संकेतों का प्रयोग करें, उसको उत्पादक बना दें सीखने को। यह सार्थक अधिगम है। भाषा में विचार पे परस्पर प्रगाढ़ संबंध होना भी की बात करता है। तो सार्थक अधिगम की बात करता है, संज्ञान की बात करता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, दूसरा अध्याय चल रहा है, देखना, कोठारी आयोग के समान स्कूली व्यवस्था का समर्थन। ये एक प्रकार से आप इस अध्याय में भी चर्चा की गई है, लेकिन ये मूल रूप से जो है वो अपने व्यवस्थागत सुधारों में 5वें अध्याय की बात है, ठीक है ना। कौन से अध्याय की बात है? 5वें अध्याय की बात है। कोठारी आयोग जो था दौलत सिंह कोठारी 1964-66, उसमें इस बात की गई थी कि स्कूली शिक्षा समान होनी चाहिए, कि प्राइवेट स्कूल अलग हैं, केंद्रीय विद्यालय अलग हैं, गवर्नमेंट स्कूल अलग हैं। इससे एक समाज में भिन्नता पैदा हो रही है, गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, पैसे वाला बच्चा पढ़ रहा है। तो उसने कहा था समान स्कूल व्यवस्था, बहुत अच्छा सुझाव था और ये माना भी जाना चाहिए था, लेकिन माना आज तक नहीं गया ना। एनसीएफ 2005 का माना गया। आज भी देख लो आप, शिक्षा में बदलाव परिवर्तन है, समान स्कूली व्यवस्था है। तो ये 5वें अध्याय के पाठ है, ठीक है ना। ये जो 5वां हमारा अध्याय है, 5वां जो अध्याय है उसमें है ये, ठीक है ना। ये 5वें अध्याय की का बिंदु है, ठीक है। बालक स्वभाव से सीखने की क्षमता, सीखने में अर्थ निकालना,
अर्थ का निर्माण करना ही लर्निंग माना गया है। अमूर्त सोच करे, मूर्त देखकर सीख रहा लेकिन वो ये भी सोचे कि ऐसा ना होता तो क्या होता, विवेचना करे, ठीक है। तो अमूर्त सोचना सीखने का हिस्सा है, अर्थ निर्माण करे ये सीखने का पहलू है, विवेचना व कार्य, ठीक है ना, कोई चीज का विश्लेषण करने की योग्यता उसमें आए तो ये सीखने के महत्वपूर्ण पार्ट माना गया। अमूर्त सोच, अर्थ निकालना, विवेचना, ठीक है ना, ये सीखने के अधिगम के पहलू बताए हैं इसमें। सीखना विद्यालय के अंदर व बाहर दोनों जगह होता है। ये नॉर्मली अपन चर्चा भी करते हैं कि लर्निंग केवल विद्यालय तक सीमित है, नहीं, सीखना विद्यालय के बाहर भी होता है। यही तो बात कर रहा है कि अभी तक की शिक्षा केवल कहती है क्लास में ही सीख सकते हो आप, नहीं, ये कहता है कि आप बाहर शादी में भी सीख सकते हो, आप टैक्सी में जा रहे हो वहां भी सीख सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो वहां भी सीख सकते हो, कहीं भी आप सीख सकते हो, खिलौने खेल रहे हो वहां भी सीख सकते हो। तो लर्निंग को आप केवल विद्यालय तक सीमित नहीं कर सकते, अंदर और बाहर दोनों जगह होता है। कौन कहता है एनसीएफ 2005? सीखने को आसपास की दुनिया से जोड़ा जाए, बहुत बड़ी बात है ये कि आप केवल किताबी ज्ञान से मत समझिए, उसको अपने जीवन से जोड़िए। मैंने कहा ना, उदाहरण दिया ना, हम सीखने में हमारे परिवेश की जो चीजें हैं उनसे भी अपन जोड़ें, वो जल्दी लंबा स्थायी लर्निंग होगा। बालक अनुभव करे, सुने, पूछकर, लेखन, प्रयोग करके अभिव्यक्ति करते हैं। सीखने में उचित गति होनी चाहिए। उचित गति का मतलब ऐसा नहीं कि धड़ गुरुजी रटा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा 8 घंटे, परेशान हो गया, पागल हो गया। ये तो होता है, स्कूल में जाता है, सुबह बैग लेके शाम को आता है तो बच्चे का दिमाग पे गजाते कहते हैं बेटा ट्यूशन कर ले। बच्चा सोचता है यार मैं 8 घंटे पढ़ के आया हूँ, अब मैं ट्यूशन करूँगा, फिर मम्मी पापा की सुनूंगा, ये मत करो वो मत करो। वो बच्चा टूटने लग जाता है साहब, वो बिखरने लग जाता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि गलत है, उतना ही सिखाओ जितना उसके लिए जरूरी है। गति बहुत संयमित होनी चाहिए बच्चे के लिए। तो सीखने की उचित गति, विविधता होनी चाहिए। विविधता का मतलब क्या है? केवल एक ही प्रकार की चीज मत सिखाओ, उसको जोड़ो, उसमें सब चीजें शामिल हो, उसमें मनोरंजक गतिविधियां भी हो, उसमें रोचकता भी हो, उसमें भ्रमण भी हो, ठीक है, उसमें ज्ञानात्मक पक्ष का विकास भी हो, उसमें सामाजिक चीजें भी हो, ठीक है, उसमें नाट्य कला संस्कृति भी चीजें भी हो। तो विविधता व चुनौतियां हो उसमें, ठीक है ना, चैलेंज भी आए उसके सामने कि बेटा तुम्हारे सामने ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाओ उस बच्चे का। तो ये चीजें बात करता है एनसीएफ 2005। तो सीखने में विविधता हो, चुनौतियां हो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबके सब। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न आया भी था सीटेट में, ठीक है, मतलब पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो, सीखने में यांत्रिकता का विरोध करता है, रटना नहीं होनी चाहिए, इससे बालक उब जाता है। अब प्रश्न ये आया था सीटेट में कि बालक उब जाता है, इसका तात्पर्य क्या है कि कार्य बार बार हो रहा है या कार्य सीखना यांत्रिक हो रहा है। तो प्रश्न ये पूछा था कि उबने का, सीखने बच्चे के उबने का कारण क्या है। तो अब उसका उत्तर क्या करना है आपको, सीखने में यांत्रिकता होनी या सीखने का बार बार होना, ठीक है ना। कोई भी चीज का बार बार होना, इसका मतलब वो बच्चा क्या करेगा, उब जाएगा। तो बार बार एक ही चीज को नहीं दोहराएं, यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न सीटेट में आया हुआ है। सीखने में मध्यस्थता आवश्यक नहीं कि मध्यस्थ होना चाहिए, वो बीच में हो, नहीं, गुरु और बच्चा दोनों आमने सामने मिले साहब, उनमें प्रत्यक्ष अधिगम होना चाहिए, प्रत्यक्ष अंत्य क्रिया होनी चाहिए, बीच में कोई माध्यम नहीं आना चाहिए। आज जरूर टेक्नोलॉजी की दुनिया में माध्यम आने लग गए, ठीक है, तो वो इसका विरोध करता है एनसीएफ 2005। प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। प्रत्यक्ष सीखना उच्च संज्ञानात्मक स्तर सीखने का मौका देता है, यानी प्रत्यक्ष सीखने को बेहतर माना गया है एनसीएफ 2005 में। ये उच्च स्तर की संज्ञानात्मक योग्यता में योगदान देता है। किशोर अवस्था अस्मिता के विकास की अवस्था है। जस्ट अभी प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अस्मिता के विकास की अवस्था किसको माना गया है, किशोर अवस्था को माना गया है। अस्मिता मतलब वही चीज है, आत्मसम्मान, आत्म पहचान की अवस्था है, इसलिए उसकी भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह भी स्कूल व्याख्याता 2020 में आया है, इसलिए इस लाइन को भी आप याद कर लेना। अस्मिता के विकास की अवस्था किसको माना गया है, किशोर अवस्था को। इस समय शारीरिक बदलाव बच्चे में होते हैं, रूढ़ियों को दूर करने की शिक्षा दी जानी चाहिए, सामाजिक व भावनात्मक शिक्षा दी जाए उसको। चूंकि अस्मिता के विकास अवस्था है तो उसको सामाजिक परिवेश, भावनात्मक बदलाव जो उसमें हो रहे हैं, शारीरिक बदलाव जो उसमें हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम भावात्मक शिक्षा भी दें, संवेगों के नियंत्रण प्रशिक्षण की शिक्षा भी अपन दें, ठीक है, सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी अपन उसको दें। ये देख लेना। कक्षा में समावेशी माहौल की चर्चा करता है, इंपॉर्टेंट है। समावेशी माहौल का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, आपका तो गुरुजी सब चीज़ इंपॉर्टेंट है कि देख लेना, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है वैसे भी। समावेशी शिक्षा की बात करता है, नॉर्मली एक वे में लेना है। उदार पाठ्यचर्या, अभी स्कूल व्याख्याता में ये प्रश्न भी आया है। उदार पाठ्यचर्या, उदार पाठ्यचर्या का मतलब है कि जिसमें सबको मौका मिले, बराबर मौका मिले, जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल हों, सब बच्चे भाग ले सकें, ठीक है। तो समावेशी का मतलब तो हो गया सभी का, वही सभी के प्रति समान दृष्टिकोण, चाहे वो गरीब बच्चा हो, चाहे अमीर बच्चा हो, चाहे वो शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चा हो। उदार पाठ्यचर्या का मतलब ये कि जो सभी के लिए सुलभ हो,
ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बेचारा गरीब परिवार का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, विकलांग बच्चा उसको नहीं पढ़ पा रहा है। पाठ्यचर्या में चुनौती व अवसर हो और विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले यानी केवल एक पक्ष पे केंद्रित नहीं हो, हर पक्ष का उसमें क्या हो, समावेश हो। ये कौन कहता है, एनसीएफ 2005 का सेकंड अध्याय। ठीक है, तो ये दोनों समावेशी माहौल और ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट, सीखने में निर्माणवाद की अवधारणा पे बल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना साहब। सीखने में निर्माणवाद हम पढ़ते हैं और निर्माणवाद हमने भी पढ़ा था लर्निंग टॉपिक में। तो निर्माणवाद क्या है, निर्माणवाद ये तो कहता है कि बच्चे में बहुत संभावनाएं हैं और बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, उसको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहता है कि विद्यार्थी व्यक्तिगत व सामाजिक रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, व्यक्तिगत रूप से यानी खुद भी निर्माण कर सकता है और उस सहायता लेके भी, किसी को देख के भी कर सकता है। अध्यापकों को ऐसे बालकों को प्रश्न पूछने की अनुमति जिसमें वे स्कूल में सिखाई गई बातों को बाहरी दुनिया से जोड़ सकें। और अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए इसके दौरान, कि वो ऐसी चीजें बताएं उनको ताकि वो अपने बाहरी जीवन से भी उसको जोड़ सकें, ज्ञान का निर्माण कर सकें। निर्माणवादी यही तो है कि टीचर की भूमिका तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो गया और खुद निर्माण कर रहा व्यक्तिगत हो गया। तो टीचर पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें, उनको ऐसी चीजें बताएं कि वो स्थानीय परिवेश से कैसे जोड़ें, अपने पूर्व अनुभव से कैसे जोड़ें, तो बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षा में निर्माणवाद की बात कौन करता है, एनसीएफ 2005। ये आया हुआ प्रश्न है 2013 थर्ड ग्रेड में कि निर्माणवाद का मूल आधार, वो सीटेट 2017-18 में जो एग्जाम हुई थी उसमें प्रश्न आया था, एनसीएफ 2005 निर्माणवाद का आधार क्या है। तो निर्माणवाद का आधार कौन है, एनसीएफ 2005 इसका आधार है। ठीक है, कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है और टीचर का दायित्व यही बनता है। यानी टीचर की भूमिका पूछ ले आपसे कि एनसीएफ 2005 में गुरुजी को रोल किया है, तो टीचर की भूमिका क्या है, सहयोगकर्ता की है। टीचर की भूमिका क्या है, सहयोगकर्ता की है, याद रखना टीचर की भूमिका, तीसरी भूमिका सहयोग करता। ठीक है, याद रखना दोनों शब्द सबसे फैसिलिटेटर है, सहयोग करता है, उत्प्रेरक है, वो दोनों शब्द याद रखना, आ जाता है कई बार एग्जाम में कि गुरुजी को रोल क्यों है, वो सहयोगकर्ता को रोल भी होगा गुरुजी को। ठीक है, ज्ञान का निर्माण बच्चा करेगा, लेकिन वो इससे नहीं कि खुद टीचर निर्माण करके बताए, नहीं, बच्चे को करने दे। ठीक है, तो वो यहाँ सहयोगकर्ता की भूमिका निभाए, उत्प्रेरक मतलब मोटिवेटर के रूप में कार्य करे, उसको प्रेरणा दे, उसको प्रोत्साहित करे, उसको अंतः क्रिया का मौका दे। ठीक है, और अंतः क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी बच्चों को मौका मिले, बच्चे सीधे अपने सवाल कर सकें और बच्चों की जिज्ञासाओं को वो शांत करे। तो कंप्लीटली प्रत्यक्ष अंतः क्रिया हो, एक तरफ अंतः क्रिया नहीं हो, द्वितरफ अंतः क्रिया हो, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये टीचर का रोल होता है एनसीएफ 2005 में। चतुर अनुमान को प्रोत्साहन, ठीक है ना। चतुर अनुमान क्या है, अरे मौका दो, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल करते थे ना, खोजपूर्ण बीएड में आपको सिखाया गया होगा। बाकी तो बीएड आपने सबने फर्जी तरीके से की होगी, मुझे लगता नहीं कि ईमानदारी से किसी ने किए, वरना तो बहुत सारी चीजें वहीं थी। ठीक है, चतुर अनुमान करने का प्रोत्साहन दे कि वो अपने हिसाब से सोचे, उसका प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, तो चतुर अनुमान की बात कौन करता है, एनसीएफ 2005 करता है। प्रश्नों के उत्तर एक समान देने के लिए बच्चों पे बल ना दे। मैंने कहा ना कि वस्तुपरकता गलत है, वस्तुपरकता का विरोध करता है। किसका विरोध करता है, वस्तुपरकता, वस्तुनिष्ठता का विरोध करता है कि एक प्रश्न के सभी के समान ही उत्तर होने चाहिए, नहीं, सबके अलग अलग उत्तर हो, बहुत बढ़िया रहेगा। उनके उत्तरों को पाठ्य पुस्तक से सीमित नहीं करे, पाठ्य पुस्तक से बाहर बच्चा अपने जीवन से जोड़ के बताता है तो स्वागत किया जाना चाहिए उसका। सीखने में अंतः क्रिया का महत्व है, इंटरेक्शन होना चाहिए, वह वातावरण, वस्तु और लोगों के कार्य, भाषा दोनों के मध्यस्थता से माध्यम से हो। सीखने में गतिविधि आधारित अधिगम हो, लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड, एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लेस, करके दिखाएं हमारी चीज को, बच्चा स्वयं करे। ठीक है, तो गतिविधि जो एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो आज का कॉन्सेप्ट है एबीएल, वो एबीएल एनसीएफ 2005 इस बात का समर्थन करता है साहब। बालक स्वयं करे, खुद करे इसको, ठीक है, प्रयोग करे, निर्माण करे, तो स्वयं करे, फिर उसका प्रयोग करे और फिर निर्माण करे, सीखे हुए ज्ञान को करके देखे। ठीक है, तो गतिविधि का मतलब ये होगा कि खुद करे, करके देखे, ठीक है, और फिर उसको निर्माण करे उसकी सहायता से। तो ये गतिविधि आधारित अधिगम की बात करता है, अंतः क्रिया की बात करता है, चतुर अनुमान की बात करता है और वस्तुपरकता का विरोध करता है, वस्तुनिष्ठता का ये विरोध करता है। ये दूसरा अध्याय था स्पेशली। ठीक है, तो दूसरे अध्याय में आपको स्पेशली यही याद रखना है कि यहाँ ज्ञान का सीखने का मतलब क्या है। सीखने का मतलब है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण करे।
सीखने का मतलब है बच्चा अर्थयुक्त निर्माण करे, सीखने का मतलब है बच्चा करके सीखे, बच्चा खुद प्रयोग करे, बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करे, चतुर अनुमान को प्रोत्साहन दें, टीचर की भूमिका उत्प्रेरक की हो, सहयोगकर्ता की हो। ठीक है, सीखना यांत्रिक नहीं होना चाहिए, सीखना रटने पे आधारित नहीं होना चाहिए। सीखने को बच्चा अपने विद्यालय से जोड़े, अपने परिवेश से जोड़े, अपने समाज से जोड़े, ये सीखने का बेस होना चाहिए। सीखने में सामूहिक गतिविधि होनी चाहिए, सीखने में अंतःक्रिया प्रत्यक्ष होनी चाहिए, उसमें कोई मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए, सार्थक अधिगम होना चाहिए, अर्थयुक्त अधिगम होना चाहिए। ठीक है, उसमें बच्चा ज्ञान का निर्माण करना सीखे, याद रखना, इसकी बात करता है। संज्ञान कैसा है? संज्ञान का मतलब भाषा और कर्म के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझने की बात एनसीएफ 2005 करता है। और सीखने की सर्वोत्कृष्ट विधि की क्या होनी चाहिए? तो वो करके सीखना होनी चाहिए। इसके अलावा इसने जो चर्चा की है कि ऊब जाने का कारण क्या बताया है। ठीक है, सीखने में कोई ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह नहीं होनी चाहिए, वस्तुपरकता का इसने विरोध किया है, वस्तुनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, अलग अलग उत्तर आए। ठीक है, बच्चा स्वयं करे, गलतियां करें, गलतियां करने सीखने का पार्ट है। ठीक है, ये सब चीजों की चर्चा इसमें की है। इसमें यह भी याद रखना कि मान लीजिए प्रश्न पूछ लेता है कि अधिगम की 5 विधियों की चर्चा करता है, ठीक है ना, तो 5 विधियों में एक तो सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है? करके सीखना। पिछली डेट में ये प्रश्न था, करके सीखना। ठीक है, करके सीखना। दूसरी विधि कौन सी हो जाएगी? निरीक्षण करके सीखना, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देख के सीखे, निरीक्षण करके सीखना। तीसरी विधि कौन सी हो जाएगी? परीक्षण करके सीखना, प्रयोग करके सीखे। ठीक है, परीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना। चौथी विधि हो जाएगी सामूहिक विधि द्वारा सीखना। सामूहिक विधि जानते हैं आप? सामूहिक विधि का मतलब होता है वाद विवाद है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, डिबेट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ये सब चीजें करे, वो सामूहिक गतिविधियां करे। और 5वीं विधि होती है मिश्रित विधि द्वारा सीखना, मिश्रित विधि द्वारा सीखना। ये 5 विधियों की चर्चा करता है, समझ में आ गया? एनसीएफ 2005 5 विधियों की चर्चा करता है। कौन कौन सी? करके सीखना सबसे श्रेष्ठ विधि है, जहां बच्चा स्वयं करे, चाहे वो गलती करे, करने दो। ठीक है, दूसरा निरीक्षण करके, दूसरों को ऑब्जर्वेशन भी करे, वो दूसरों को देख के भी सीखे। परीक्षण यानी प्रयोग करके सीखे खुद। चौथी सामूहिक का मतलब है डिबेट वगैरह, अंतःक्रियाएं करे, सामूहिक वाद विवाद करे। ठीक है, और 5वीं मिश्रित विधि। मिश्रित विधि का मतलब होता है 2 प्रकार की विधि होती है, एक पूर्ण विधि होती है, एक आंशिक विधि होती है। पूर्ण में आप सब कुछ पढ़ते हो और आंशिक के अंतर्गत मुख्य मुख्य पाठ पढ़ते हो। तो मिश्रित विधि का मतलब है कि संपूर्ण भी देखे और महत्वपूर्ण चीजों को भी देखे, दोनों का मिला जुला रूप होती है। वो कौन सी विधि होती है? मिश्रित विधि द्वारा सीखना। तो इन 5 विधियों की चर्चा ये करता है। ये अपने 2 जो हैं अध्याय जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।